नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए जो भेजा गया था, जो चढ़ाया गया, उसके बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी संघ परिवार और पूरे देश में उनके संगठन कोर्ट जा रहे हैं कि यहाँ वहाँ खुदाई होनी चाहिए उसको लेकर, और वे कह रहे हैं कि यह भविष्य नहीं है, वह दरगाह नहीं है। अगर प्रधानमंत्री चाहे तो यह सब बंद हो जाएगा। पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि 7 से ज़्यादा मस्जिदें और दरगाहें उत्तर प्रदेश में हैं जहाँ बीजेपी सत्ता में है और जहाँ से प्रधानमंत्री सांसद हैं। चादर भेजने से कुछ नहीं होने वाला। देखिए, हम सब बहुत खुशकिस्मत है, आज अजमेर दरगाह में आए हैं और हमारा देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चादर को लेकर के हम आज यहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर दरगाह में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमने दुआ मांगा है अमन चैन के लिए, और अजमेर दरगाह से जो संदेश है ये पूरा दुनिया में जाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चादर के साथ साथ मोदी जी का जो संदेश पत्र को हमने पढ़ा है, और प्रधानमंत्री जी ने संदेश में हमारे जो इस दरगाह से जो संदेश दुनिया में जाता है उसको कायम रखने के लिए एकजुट होकर के पूरा हमारा हिंदुस्तान देश भाईचारा के साथ हर एक पंथ, हर एक धर्म एक साथ देश के लिए, समाज के लिए, विश्व शांति के लिए काम करेंगे। ये दुआ हमने मांगा है और यही संदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी दिया है। मैं पूरे इस दरगाह में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ जो चिश्ती से जुड़े हुए, जो परंपरा से जितने भी जुड़े हुए यहाँ लोग हैं, और दीवान खादिम और दरगाह कमेटी के जितने भी लोग हैं, और सैयद नसीरुद्दीन जी और जितने भी हमारे यहाँ बुजुर्ग आज हम सबसे मिले हैं। ये प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में, क्या कहा, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी संघ परिवार की तरफ से हर उनका ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट को जा रहा है कि यहां पर खुदाई हो, यहां पर खुदाई हो, ये मस्जिद नहीं है, ये दरगाह नहीं है, ये कब्रिस्तान नहीं है, तो प्रधानमंत्री अगर चाहते हैं तो ये तमाम चीजों पर रोक लग जाएगा। और दूसरी अहम बात यह है कि पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो पार्लियामेंट में पास हुआ और राम मंदिर के जजमेंट में उसको नॉन डिट्रोगेशन की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दी, उसके बावजूद ये सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है उसके ऊपर। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि 7 से ज्यादा मस्जिद और दरगाह के मसले से उत्तर प्रदेश से है, जहां पर बीजेपी की सरकार है और जहां से प्रधानमंत्री अपना MP का चुनाव जीत कर आते हैं। तो ये सिर्फ चादर भिजाने से कुछ फायदा नहीं होगा। चादर तो हर कोई भिजाता रहेगा, मगर उस चादर को भिजाने के पीछे जो पैगाम एक सरकार देती है वो ये देती है कि हम सिर्फ चादर नहीं भिजा रहे हैं, हम उस समुदाय को, उस देश की जनता को जो इन तमाम चीजों पर आस्था रखती है, दरगाह और मस्जिद में, उसको हम दरगाह और मस्जिद मानते हैं। आप चादर तो भिजा रहे हैं, मगर आप ही के चाहने वाले कोर्ट को जा रहे हैं कि ख्वाजा अजमेरी की दरगाह दरगाह नहीं है, मसाजिद मसाजिद नहीं है। तो ये इस चीज को ये रोकने की जरूरत है, और असली काम जो सरकार को करना है वो रोके, इन तमाम चीजों को रोक लगाए कि क्या ये क्यों कर रहे हैं लोग सब जाकर तमाशा। सर, आपने ये प्रधानमंत्री जो चादर भिजाए हैं, किसी शायर ने अच्छा कहा प्रधानमंत्री के बारे में, क्या कहा, इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज,
इसने हमारे जख्म का कुछ यूं किया इलाज, मरहम भी गर लगाया तो कांटों की नोक से। तो ये जो पूरे देश में बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुषमा जी को हमेशा पार्टी के महान नेताओं में से एक के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक वर्किंग वुमन के लिए हॉस्टल उनके क्षेत्र में बनने जा रहा है और इसका नाम सुषमा भवन रखा जा रहा है। तब मैंने कहा था, मुझे हॉस्टल का साइज नहीं पूछना है, मगर सुषमा जी के नाम से अगर ये वर्किंग वुमेन का हॉस्टल बन रहा है तो मैं जरूर आऊंगा और आप मुझे आमंत्रित करिए। तो आज ये निमंत्रण मैंने मांग कर लिया हुआ निमंत्रण है कि इसका उद्घाटन मेरे हाथ से हो, ये मेरे लिए आनंद का विषय है। क्योंकि इस भवन में जो करीब 80 बहनें काम करेगी, उनके सुरक्षित रहने की सुविधा एक ऐसी नेत्री के नाम से जुड़ रही है जो भारत भर की महिला शक्ति को जागरूक, संगठित और संघर्षरत रहने की हमेशा के लिए प्रेरणा स्रोत रही। सुषमा जी हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा पार्टी की एक बड़ी महान नेता के रूप में चिरस्मरणीय तो रहेगी, मगर भारत के संसदीय राजनीति के इतिहास में सुषमा जी एक ऐसी व्यक्ति है जो एनडीए 1, एनडीए 2 दोनों सरकारों में महत्वपूर्ण विभागों की मंत्री रही, परंतु सुषमा जी को विदेश मंत्री या स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इतिहास नहीं जानेगा। सुषमा जी को इस देश का लोकतांत्रिक इतिहास एक संघर्ष करने वाली विपक्ष की नेत्री के रूप में हमेशा याद रखें। सुषमा जी ही थी जिन्होंने यूपीए 2 के 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार को संसद भवन में तार तार कर एक्सपोज करने का काम किया। विपक्ष का नेता का पद कितना महत्वपूर्ण होता है लोकतंत्र में, इसके जब उदाहरण दिए जाएंगे तब सुषमा जी को जरूर याद करना पड़ेगा। और मैं तो चाहूंगा कि सारे विपक्ष के नेता इनके कामकाज का अध्ययन करें और अपने आप को उस रास्ते पर चलाने का काम करें। सुषमा जी ने इमरजेंसी के बाद से ही आगे बढ़ेंगे। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिल्ली में गंभीर आपदा आई हुई है। आपदा की एक श्रृंखला है जो विगत 10 सालों से दिल्ली की जनता सह रही है। दिल्ली में जिस प्रकार की परिस्थिति चल रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि दिल्ली में गंभीर आपदा आई हुई है। आपदाओं की तो एक श्रृंखला है जो विगत 10 वर्षों से दिल्ली की जनता सह रही है, परंतु आज हम एक गंभीर विषय के ऊपर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक अत्यंत गंभीर विषय के ऊपर हम अपना पक्ष रखेंगे और प्रतिदिन एक आपदा के बारे में बताएंगे। आज दिल्ली में वित्तीय आपदा क्या आई हुई है और जिसने दिल्ली की संपदा को किस प्रकार से लूटा है, उसके बारे में हम दिल्ली की प्रबुद्ध जनता और देश का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं कि वित्तीय दृष्टि से दिल्ली यानी फाइनेंशियली दिल्ली वॉज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड प्रोमिनेंट स्टेट। संभवतः भारत में
सबसे बेहतर आर्थिक स्थिति वाले राज्यों में दिल्ली माना जाता है, जहां के लोगों की आय भी बेहतर होती है, अधिकांश सुविधाओं का वहन केंद्र सरकार करती है। और जब आम आदमी पार्टी सरकार को यह सत्ता मिली तो दिल्ली प्रॉफिट का बजट हुआ करता था। यह वर्ष 2024-25 पहला वर्ष होने जा रहा है जब दिल्ली घाटे की तरफ बढ़ रहा है, और वह घाटा कितनी बड़ी चुनौती लेके आया है इसका प्रमाण यह है कि 2024-25 के यानी वर्तमान फाइनेंशियल ईयर के लिए दिल्ली सरकार ने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड NSSF से 10,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने के लिए पत्रावली मूव की है। और यह परिस्थिति केवल तुरंत नहीं बनी है, यह अनायास नहीं बनी है। उत्तरोत्तर पिछले 10 वर्षों में दिल्ली में यह स्थिति खराब होती चली गई है। 2014-15 में, 2015-16 में दिल्ली का जो राजस्व लाभ था, यानी रेवेन्यू में जो सरप्लस था, दैट वाज 1.56%, 1.56% था। यानी कुल मिला के सामान्य दृष्टि से कहें तो जो आय थी उसके मुकाबले जो व्यय था उसके मुकाबले आय 1.5% से अधिक थी, यानी आर्थिक दृष्टि से स्थिति ठीक मानी जा रही थी। फिर वो गिरना शुरू होता है, 2016-17 में 0.85 पे आता है, फिर 0.72 पे आता है, एक बार उठ के 0.95 पहुंचता है, और 2020-21 में वो 0.19% पे आ जाता है, फिर 0.3 पे आता है, और इस साल वो निगेटिव में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अर्थात ये जो दिल्ली में घाटा उपस्थित हो गया है, ये कोई अनायास अचानक किसी परिस्थिति के कारण नहीं हुआ है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि 10 साल निरंतर नीचे जाते 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 ये आज घाटे की तरफ आगे बढ़ गए हैं। और जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स है NSSF, उससे जो इन्होंने 10,000 करोड़ की इस बार ऋण लेने के लिए आवेदन दिया है, वो भी ऐसे नहीं है। 2016-17 में इन्होंने 2,896 करोड़ रुपए का लिया, फिर वो अमाउंट बढ़ते बढ़ते ऐसा हुआ कि विगत 3 वर्षों में 11,000 करोड़ रुपए लिए, और अभी इस एक अकेले साल में 10,000 करोड़ रुपए का डेट लेने के लिए आवेदन दिया है। यानी अब आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के खजाने को लूटकर और खजाना खाली करने में इन्होंने कितने कीर्तिमान स्थापित। आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में हमारी सरकार पिछले 10 सालों से लोगों को मुफ्त पानी मुहैया करा रही है। 12 लाख से ज़्यादा परिवारों को जीरो पानी का बिल आता है, लेकिन कुछ गलत बिल लोगों का आया है। तो आपकी सरकार आते ही 2025 में जब आपकी सरकार बनेगी तो आपकी सरकार आते ही सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। दिल्ली में हमारी सरकार पिछले 10 सालों से लोगों को फ्री पानी उपलब्ध करा रही है। हर महीने 20-20 हज़ार लीटर हर परिवार को मुफ्त दिए जाते हैं। लगभग 12 लाख से ज्यादा परिवारों के बिल दिल्ली में पानी के जीरो आते हैं। लेकिन जब मैं जेल गया, इन लोगों ने पीछे से पता नहीं क्या किया, कुछ तो गड़बड़ की कि लोगों के लाखों लाखों रुपए के, हजारों रुपए के हर महीने पानी के बिल आने लगे। लोग अपने पानी के बिलों को लेकर त्रस्त हैं। हमारे दिल्ली के लोग किसी भी बात से दुखी हों, परेशान हों, ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो मैंने और भी कई मंचों से ऐलान किया है, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से और औपचारिक रूप से मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जिन लोगों को लगता है कि उनके बिल गलत आए हैं और उनके हजारों लाखों के बिल हैं वो गलत हैं, उन लोगों को अपने पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है, वो इंतजार करें। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, चुनाव के बाद हम उनके गलत बिल माफ करा देंगे। ये मेरा सब
कांग्रेस नेता आपको बता दें ने कहा है कि 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोई नया विश्वविद्यालय नहीं बनाया। 2013 में जब आप आई थी, आपकी सरकार आई थी, तब कहती थी कि हर निर्वाचन क्षेत्र में एक नया कॉलेज बनाएंगे। वे 70 कॉलेज की बात करते थे, लेकिन वे एक भी कॉलेज नहीं बना पाए। ये बातें कही है संदीप दीक्षित ने। उन्होंने कहा है कि चाहे आप हो या बीजेपी, दोनों ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने तो 6 यूनिवर्सिटियां नहीं बनाई थी, उसमें बहुत बच्चे पढ़ने लगे। अंबेडकर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बनकर आई। 10 साल में केजरीवाल साहब ने एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, बल्कि एक जौनापुर में एक बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास का स्किल सेंटर कांग्रेस ने बनाया था। मनमोहन सिंह जी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री के साथ दस्तखत करके वो एग्रीमेंट किया और वो दिल्ली में वो एग्रीमेंट लागू हुआ। दिल्ली सरकार ने उस पर काम किया। आपने एक स्किल सेंटर को यूनिवर्सिटी अपग्रेड कर दिया। अपग्रेड करने से नई यूनिवर्सिटी नहीं होती है, यूनिवर्सिटी नहीं बनती है। भाई कोई भी मैं आज कहीं से हूं, प्रमोट हो जाऊं, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं बदल गया। लेकिन यही आम आदमी पार्टी कहती थी जब ये आई थी 2013 में कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम एक नया कॉलेज बनाएंगे। 70 कॉलेज की बात करते थे, एक कॉलेज नहीं बना पाए। क्यों भाई? एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए हैं, क्यों भाई? भारतीय जनता पार्टी जो बात करती है विकसित भारत की, एजुकेटेड भारत की, वो भारत जो दुनिया में जाके अपना नाम करेगा, कौन सा तीसरी, चौथी, 5वीं इकोनॉमी बन जाएगा। हायर एजुकेशन में आपने क्यों नहीं एक भी सीट बढ़ाई दिल्ली में? दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत नामी यूनिवर्सिटी है इस देश की, शायद इस देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। क्यों नहीं यहां नए कॉलेज खोले? तो आप फंड करते हो। क्यों नहीं एमए बीए में हमारे लोग बढ़ते हैं? आज बच्चों को पीएचडी की जगह नहीं मिल रही है। जहां हम लोग 60-60, 70-70 पीएचडी के एडमिशन होते थे, वो 2 या 3 पर आ गए हैं। डूटा ने अभी एक चिट्ठी लिखी है दिल्ली सरकार को कि वो अपने 12 कॉलेजेस में तनख्वाहें नहीं दे पा रही है। तो चाहे आम आदमी हो पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दिल्ली की हायर एजुकेशन पे इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। और यहां का बच्चा जो है आज एक तरीके से हताश होकर जा रहा है। वो या तो बेचारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जा रहा है या दिल्ली के बाहर कहीं जगह ढूंढ रहा है। ये दोनों पार्टियों ने मिलकर एक तरीके से सत्यानाश कर दिया हमारी हायर एजुकेशन का। सावरकर के नाम पे तो कोई आप लोगों की पार्टी के कुछ नेताओं ने जो कहा था कि नहीं, ने तो ये कहा कि मनमोहन सिंह के नाम पे होना चाहिए, सावरकर के नाम पे ऐतराज जताया। नहीं, मनमोहन सिंह जी के नाम पर हो, किसी के नाम पर हो, मैं भी उसमें नहीं जा रहा हूं। हमारा ये है कि दिल्ली के लिए क्या जरूरी है, कॉलेजेस क्यों नहीं बने, नई यूनिवर्सिटी। आप नेता संजय सिंह ने नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के उन मतदाताओं से मुलाकात की जिनके नाम आपके अनुसार मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि 30 से 40 साल से जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनका नाम काटने के लिए बीजेपी अभियान चला रही है। यही चुनावी घोटाला है जो बीजेपी करना चाहती है, जिसके लिए उन्होंने कहा कि जिसके लिए हमने बार बार चुनाव आयोग में शिकायत की। देखिए, मतदाताओं को आपके कैमरे के सामने कर दिया। वो लोग क्या बयान दे रहे हैं वो आपने सुन लिया। 30-30, 40-40 साल से जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनका नाम काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी अभियान चला रही। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, अरविंद केजरीवाल के विधानसभा क्षेत्र में यही चुनावी घोटाला है जो बीजेपी करना चाहती है और जिसके लिए हम लोगों ने बार बार चुनाव आयोग में भी शिकायत की है और आप लोगों के सामने भी सारे तथ्य और प्रमाण रखे हैं। कई लोगों के नाम इसमें हैं जिनके नाम काटने के लिए इन लोगों ने दिया है, जिनके पास वोटर आईडी कार्ड है, जो यहां पे रहते हैं और चुनावी घोटाला करके बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है। इस मामले में क्या आप लोग आगे शिकायत देंगे? इसकी शिकायत की जा चुकी है, इसकी शिकायत की जा चुकी है और जो यहाँ पे काम देखते हैं गोपाल मोहन जी, उन्होंने प्रशासन को जाके इसके बारे में सूचित कर दिया है कि ये बिल्कुल गलत तरीके से वोट कटवाने का प्रयास किया जा रहा है। आपकी पत्नी का जो मामला था, उस मामले में कल इलेक्शन जो ऑफिसर है विधानसभा के, उन्होंने शिकायत की एफआईआर दर्ज करने की। 2 महिलाओं ने जिनका नाम आया था कि उन्होंने अप्लाई किया था। चलिए, बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने सीधे सीधे आप पार्टी पर आरोप लगाया और उन्होंने कहा है कि आपसे धोखेबाज और झूठी कोई पार्टी नहीं है। जो कागजात अभी पब्लिक डोमेन में आए हैं मीडिया के माध्यम से, वो साफ साफ दर्शाते हैं कि आम आदमी पार्टी से झूठी और फ्रॉड पार्टी इस देश में, इस दुनिया में नहीं है। जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं उनका खुद का इतिहास क्या है? 2016 से लेकर 23 तक कागज है सिग्नेचर वाले कि लगभग 24 स्ट्रक्चर्स को डेमोलिश करने का फतवा आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के द्वारा दिया गया। 2016 में 8 मंदिर को नष्ट करने का फतवा
सत्येंद्र जैन के दस्तखत से हुआ, जो उस समय होम मिनिस्टर थे। उसके बाद 2023 के डॉक्यूमेंट दिखाते हैं कि कैसे केजरीवाल एंड कंपनी ने 9 मंदिर, 7 करावल नगर में, 2 न्यू उस्मानपुर में, वहां पर तुड़वाने के आदेश दिए। इस प्रकार से लगभग 24 स्ट्रक्चर्स को तोड़ने का फतवा दिया। ये कागज पे है। मजेदार बात यह है कि सत्येंद्र जैन ने 2 अनआइडेंटिफाइड मजार थी, जिसका कोई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं था, उसको बचाने के लिए अपना फुट डाउन कहते हैं ना, मतलब कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये कह दिया, पर मंदिर के विषय में नहीं कहा। मंदिर के विषय में तुरंत साइन करके दे दिया। ये कागज पर सिग्नेचर वाले डॉक्यूमेंट है। तो झूठी बात ना करे आम आदमी पार्टी। हमें तो याद आता है कि पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के रूप में आतिशी जी ने रामनवमी के अवसर पर, मतलब कि अप्रैल 2024 में 2 मंदिर तोड़ने के आदेश दिए थे। तो आज सबसे बड़ी हिंदू विरोधी आम आदमी पार्टी है। उनके वक्तव्य देखिए ना मंदिर पर। गोपाल इटालिया का बयान कि मंदिर शोषण का घर है, केजरीवाल का बयान राम मंदिर के विषय में, मनीष सिसोदिया का सुझाव कि राम मंदिर बनना नहीं चाहिए, वहां पे यूनिवर्सिटी बना दो। जिस प्रकार से उन्होंने हिंदू और सनातन का अपमान उड़ाया है, मजाक उड़ाया है, जिस प्रकार से उनके अलायंस पार्टनर चाहे डीएमके हो, टीएमसी हो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, आए दिन सनातन को गाली देते, ये कुछ बोलते नहीं है। और अभी बोलते ग्रंथी पुजारी को ये लोग जो है सम्मान राशि देंगे। अरे सरकार में है, दीजिए। इमामों की तो जेब कितने महीनों से भर रहे, सालों से भर रहे हैं। वो पूरा जो जब से इमामों को दिया जा रहा है, तब से ग्रंथियों को और पुजारियों को दो। पंजाब में ग्रंथी पुजारी को दो। पंजाब में 1000 रुपए प्रति महिला देने का वादा किया था, क्या हुआ उसका? तो आम आदमी पार्टी एक फ्रॉड पार्टी है। और आज इन कागजों के आने के बाद आम आदमी पार्टी को नाक रगड़कर माफी मांगनी चाहिए। चलिए देखिए, मुजफ्फरपुर में एक नया मामला आ गया है, जहां मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ मंदिर को नैवेद्यम प्रसाद की बिक्री के लिए नगर निगम द्वारा दी गई जमीन पर सोगरा वक्फ ने दावा ठोक दिया है। इसके बाद बिहार स्टेट वक्फ ट्रिब्यूनल ने मामले को लेकर मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी को जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में वक्फ ट्रिब्यूनल के सामने जिले का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता अंजुम अख्तर ने डीएम को पत्र भेजा है। इसमें जवाब देने के लिए मंजर हसन बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले की सुनवाई 28 जनवरी को बिहार वक्फ न्यायाधिकरण पटना में होगी। अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि 2022 का ये मामला है, जिसे अस्थायी रूप से मंदिर को दिया गया था। अंचलाधिकारी मुसहरी को यह कहा गया है कि संबंधित कागजात लेकर जवाब दाखिल करें। हाँ सर, गरीबनाथ के नया नैवेद्यम प्रसाद को लेकर के नया में नगर आयुक्त तत्कालीन जो थे उनके द्वारा उस जमीन को, जो कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड का जमीन है, तो वो अस्थायी रूप से, जैसे श्रावणी मेला भीड़ भाड़ रहा था उस समय प्रयोग करने के लिए वो दिया गया था। और उसमें फिर बाद में वक्फ बोर्ड के द्वारा वो शिकायत दर्ज की गई वहाँ पे कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वो कैसे प्रयोग में लाया जा रहा है। तो उसकी सुनवाई 13 तारीख को हाई कोर्ट में हुई थी। अगला डेट 28/1 है। उसमें अंचल अधिकारी मुसहरी को निर्देश दे दिया गया है कि संबंधित डॉक्यूमेंट के साथ अपना शपथ पत्र वहाँ पे दायर करेंगे। फिलहाल तो उसमें मंदिर का कहीं कुछ है या नहीं? फिलहाल अभी वहाँ कुछ भी नहीं है। मंदिर के द्वारा उस ज़मीन को नहीं यूज किया जा रहा है, वो खाली है बिल्कुल। जिला प्रशासन श्रावणी मेला के समय वहाँ कंट्रोल रूम वर्षों से बनाता है, तो वो तो अस्थायी रूप से होता है ना। वो हम लोग कंट्रोल रूम तो रोड पे भी बना लेते हैं विधि व्यवस्था को देखते हुए। जहाँ भीड़ रहेगी तो वहाँ सुविधानुसार तो लोग प्रयोग में लाते हैं। हाँ, मतलब वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। मादक पदार्थ की तस्करी के विरुद्ध मोतिहारी पुलिस लगातार एक्शन मोड में दिख रही है। फिर एक बार आदापुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मादक पदार्थ गांजा के साथ एक तस्कर को पकड़ा। आदापुर थाना अध्यक्ष धर्मवीर कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि तस्कर नेपाल से भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला है, जिसके बाद एसएसबी के सहयोग से आदापुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान आदापुर थाना क्षेत्र के लहरा टोला सैनिक रोड के पास छापेमारी करते हुए लगभग 1 क्विंटल 10 किलो गांजा बरामद किया गया। इस दौरान एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। 2 जनवरी 2025 को आदापुर थाना और एसएसबी 71वीं बटालियन द्वारा संयुक्त रूप से छापामारी कर लरहा टोला सैनिक रोड से एक व्यक्ति प्रमोद महतो पिता मोतीलाल महतो, जो श्यामपुर बरवा थाना संग्रामपुर के रहने वाले हैं, उन्हें 109 केजी
और 500 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही बरामद गांजे के संबंध में इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का भी पता लगाया जा रहा है। धन्यवाद। दिनांक 2 जनवरी 2025 को आदापुर थाना और एसएसबी 71वीं बटालियन गया के कोतवाली थाना क्षेत्र के स्वराजपुरी रोड स्थित दुल्हिन गली में 8 वर्षीय बच्ची को किडनैप कर भागते हुए एक युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई की है। युवक को लात घूंसों से जमकर पिटाई की गई और उसके बाद पुलिस को बुलाकर सौंप दिया गया। वहीं इस संदर्भ में बच्ची के पिता अमर ठाकुर ने बताया कि 8 वर्षीय पुत्री घर के बाहर दुकान से सामान लेने गई थी। इसी दौरान एक युवक मोहम्मद इरशाद खान उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाने लगा, जिसे दूध बेचने वाली एक महिला ने देख लिया और हल्ला करने लगी। तब इसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जुटी और युवक की पकड़कर जमकर पिटाई कर दी गई। इसके बाद उसकी सूचना डायल 112 की टीम को दी गई, जिसके बाद मौके पर डायल 112 पहुंचकर युवक को थाने ले गई। 2 लड़का लोग था, एक का नाम था अमजद खान, एक का नाम था मोहम्मद इरशाद खान। वो मोहल्ला में जो हम लोग का मस्जिद है प्रेम कुमार गली में, डॉक्टर प्रेम कुमार मंत्री जी के गली में हम लोग, मेरे पिताजी का नाम है अशोक ठाकुर और दादा का नाम है सुनाथ ठाकुर, मेरा नाम है अमर ठाकुर और मैं मेरी बेटी को लेकर भाग रहा था। इन लोग अक्सर मोहल्ला में आता है, मस्जिद के पास बैठता है और मस्जिद के पास में बैठ के गांजा पीता और सुलेसन पीता है। हम लोग कितना बार इसको भगाने का कोशिश किए तो ये बोलता है कि नहीं हम नमाज पढ़ने आए, ये करने आए, वो करने आए, मस्जिद में हमारा काम है। और ये सब हर तरह का घटना हम लोग के मोहल्ला में इन लोग करता है। हमको नहीं मालूम है कहाँ का है। हमारे मस्जिद जो हमारे गली में मंदिर और मस्जिद दोनों है, तो मस्जिद के पास इन लोग बैठ के गांजा पीता है, सुलेसन पीता है, अफीम पीता है और कोची हाथ में लपेट ले रहता है वो पीता। आज पी रहा था वहाँ पे बैठ के। मेरी बेटी, उसका नाम है आलिया ठाकुर, वो जा रही थी दुकान में कुछ सामान उमान लाने के लिए, तो उसको पकड़ लिया और उसका माथा पकड़, पूरा बाल पकड़ के घसीट रहा था और उसके ऊपर है ना पूरा बैग डाल के उसको गर्दन दबाने की कोशिश कर रहा था, लेके भाग जाने का कोशिश कर रहा था। मेरी बेटी 10-12 साल की है, ऊपर ही है थाना में। कैसे देखे वहाँ पे आदमी था जो मोहल्ला टोल्ला का जो दूध देती थी, वो सब आदमी था। वो देखा तो लड़का का पैर पकड़ लिया तो फिर भगदड़ हुआ, तो फिर वो लेके आई, फिर वो भाग गया। थाना को अभी हम लोग आए हैं, थाना लेके आया उसको उठा के, और देखिएगा आप लोग कि थाना वाला छोड़ना दे, कि इस तरह का घटना हम लोग के मोहल्ला में 3-4 बार हो चुका है। अब क्या मांग करते हैं पुलिस प्रशासन से? यही मांग करते हैं कि अच्छा से अच्छा उसको कार्रवाई मिले, कि अगला दूसरा लड़का ना आके मोहल्ला टोहल्ला में नहीं करे। प्रेम कुमार गया में, प्रेम कुमार इतना बड़ा मंत्री है, उनके मोहल्ला में ऐसा काम हो रहा है, तो आओ गया में कहाँ कुछ नहीं होगा जी। वो देखिए ना, मेरी बेटी है, वो बेटी को लेके भाग जाता है, तो हम लेके कहाँ घूमते, किसको बोलते, कोई नहीं सुनता है यहाँ। अपना लोग रहने वाले हैं, हमको नहीं मालूम है। पीछे इन लोग अक्सर आता रहता, मारूगंज है, किधर है, कहाँ है, पीछे से आता है अक्सर, वहाँ पर बैठ के। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।